अहम मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? एसआईआर होगा, घुसपैठ होगा, या वहाँ भी धर्म का ही डंका बजेगा? वहाँ पे भी वही होगा जो बिहार में हुआ। एनडीए के कर्ता धर्ताओं ने ये तय किया कि कौन कौन सी जातियां लड़ेंगी इन पे। फिर उसके बाद ये तय हुआ कि इसको सीट पे कौन लड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आप आएंगे तो वहाँ जाति से ज़्यादा जो है वहाँ मुस्लिम एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। 27% वोट है। ममता दीदी जो हैं वो सत्ता के शिखर पर बैठी हुई हैं, तो वो डिलीवरी देने की स्थिति में है। पैसा जितना मर्जी मायल कर सकती हैं। बीजेपी के सामने चुनौती होगी कि वहाँ सरकार में नहीं, तो उनके वायदे माने जाएंगे, उनकी डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। लेकिन अच्छी बात ये होगी इनको कि ये कह सकेंगे कि हमने बिहार में करके आए हैं, हम यहाँ करेंगे हम बैठ करके। नहीं, तो वही एग्जैक्टली यही मेरा सवाल है। आपने तो खुद ही बता दिया कि जीत के लिए आप कुछ भी करेंगे। कुछ भी करेंगे, जितना मर्जी में आए पैसा खर्चा करेंगे, जितना मर्जी में आए हम झूठे वादे करेंगे, जितना मर्जी में आए हम कोई एक भड़काने का काम करेंगे, ये सब होगा। यहाँ पे भी जंगल राज आएगा। आगे आएगा नहीं, आ गया है। प्रधानमंत्री ने पूरा जंगल राज को महाजंगल राज कर दिया है उसको। और जंगल राज मतलब क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन, ये जंगल राज की पहचान बन गए। पश्चिम बंगाल आतंक के मामले में, हत्याओं के मामले में, बर्बरता के मामले में बिहार से लाख दर्जे आगे। बिहार में वसूली समाज के लेवल पर हो जाती थी, मतलब यहाँ पश्चिम बंगाल में नहीं। तो कुछ सामाजिक अंतर है। सामाजिक तौर पे वो ज़्यादा भलो मानुष है कि इनके पास खजाना है। जी बिल्कुल। जो महिलाओं के लिए योजनाएं उन्हें शुरू करनी है, तो अभी तो वो 1000 ही रुपया दे रही हैं। चुनाव में भी 3 महीना बाकी है। 3 महीने में वो कुछ सब कोशिश करेंगी जो बीजेपी कर सकती है। तो अब वो कोई योजना निश्चित रूप से उसी की नकल में नहीं उतारेंगे कि महिलाओं को एक मुश्त 8-10 हज़ार रुपया दे दिया जाए। मुसलमानों का वोट दीदी को कैसे मिलेगा? हमारे असउद्दीन ओवैसी साहब भाई साहब जो हैं, जो काम उन्होंने बिहार में किया वो यहाँ पे करेंगे। नरेंद्र मोदी हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। बिहार में तो एक असउद्दीन ओवैसी थे, यहाँ 4 लोग हैं। वो डॉन फिल्म का एक डायलॉग है ना, तो उसको मैं यहाँ ट्रांसलेट कर देता हूँ। ममता को हराना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं वो जिन्होंने बिहार से गर्दा उड़ाना शुरू किया और गर्दा उड़ाते उड़ाते पहुंच गए हमारे स्टूडियो। आज हम उनसे जानेंगे कि ये जो गर्दा बिहार से उड़ा था ये आखिर कहाँ जाकर सेटल होगा। तो आज हमारे स्टूडियो में अंकुश श्रीवास्तव जी जाने माने पत्रकार हैं, लेखक हैं, और हम सब उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते और पहचानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आमंत्रण के लिए, कनेक्ट के साथ जुड़ने के लिए। और तय है कि बहुत अच्छा लग रहा है जी। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई, आपकी जो नई किताब आई है गर्दा उड़ गई, उसके लिए बहुत ही बढ़िया जो उसके रिस्पांस है, और जो नाम है वो तो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किताब कितनी कमाल की है। देखिए, किताब कमाल की है नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सबके सामने आ रही है उससे ज़रूर लग रहा है, और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि बहुत पसंद की जा रही है। और पसंद भी इसलिए नहीं कि सिर्फ चुनावी किताब है, वो एक रेफरेंस बुक की तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। और उसकी उपयोगिता शायद आने वाले दिनों में होगी, जब ये चुनाव ही नहीं बल्कि पिछले चुनावों का, बिहार में जातिगत समीकरणों का, बिहार में गठबंधनों के समीकरण का, बिहार में नए कोशिश जैसे प्रशांत ने की है उसका, आरजेडी का, विपक्ष का कहाँ चूक हुई, कहाँ अच्छा हुआ, प्रधानमंत्री ने किस तरीके से गर्दा उड़ाया। खातर से आपको याद होगा जब 14 तारीख को रिजल्ट आया तो फिर प्रधानमंत्री ने यहाँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपने बीजेपी के दफ्तर में कहा अब तो सचमुच गर्दा उड़ गया, और उन्होंने जो इस्तेमाल किया गमछा उड़ा करके, तो वो नाम जो है वहीं से लिया गया। वो गर्दा उड़ना जो होता है मतलब ये धूल धक्कर से नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा काम होने से, एक फ्रेज़ है
जो बिहार और ईस्टर्न यूपी में इस्तेमाल किया जाता है। अरे भाई तुमने तो गर्दा उड़ा दिया, तो गर्दा उड़ा दिया मतलब कमाल कर दिया, तो वो कमाल करने की बात है। और उसका फिर मैंने बिहारी जो भोजपुरी में गर्दा उड़ गईल हो गया, नाम वही रखा गया। और ये नाम सचमुच इतना पहले मुझे नहीं था अंदाज़ा कि ये नाम इतना पसंद किया जाएगा। और जब मैंने आमंत्रण देने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं सम्राट चौधरी जी से बात की, फ़ोन किया, तो कहने सब ठीक है मैं आ तो जाऊँगा, क्या है क्या किताब का। तो मैंने कहा गर्दा उड़ गईल है, तो बड़ा हंसे वो। तो उन्होंने कहा कि अरे तो ज़रूर आऊँगा मैं। तो गर्दा उड़ गईल इसीलिए और लोगों ने खूब पसंद की, बिहार पुस्तक मेले में उसको पसंद की, बाद में भी अभी चल रहा है और दिल्ली में अब आने वाले दिनों में उसका विमोचन भी होना है। तो गर्दा उड़ाना राजनीति में जिसको भी सत्ता मिल जाती है और बड़े लेवल पे मिल जाती है तो सचमुच गर्दा उड़ाता है। और अब आने वाले दिनों में जो गर्दा उड़ेगा वो अलग किस्म का उड़ेगा, वहाँ खेला भी होएगा, गर्दा भी उड़ेगा और बिहू डांस भी होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जी, बहुत बढ़िया। तो आपने तो खुद ही बता दिया कि हम बातचीत जो है हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी। तो चूँकि बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की, अब मैंने शुरुआत में कहा भी था कि ये जो गर्दा बिहार से उड़ा, क्या ये पश्चिम बंगाल की तरफ जाकर सेटल होगा? तो क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाला है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन जो अहम मुद्दे, वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? SIR होगा, घुसपैठ होगा, या वहाँ भी धर्म का ही डंका बजेगा? ना, इस पे तीनों में जो आप बता रहे हैं वो सब नहीं है, होगा। फिर क्या है? ना SIR होगा, ना घुसपैठिया होगा और ना कोई और होगा। वहाँ पे भी वही होगा जो बिहार में हुआ है। अच्छा, बिहार में जिस तरीके से डिलीवरी नाम की चीज़ ने गर्दा उड़ाया है, आप माने ना माने, वो डिलीवरी का एक प्रोसेस होता है। डिलीवरी एक चीज़ की नहीं होती है। बिहार में जो 10,000 रुपये दिए गए एक मुश्त महिलाओं को, उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। इसमें कोई स्वीकार करने में आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए, हमें संकोच नहीं होना चाहिए। बिहार में जो चीज़ें चल रही हैं उसके संदर्भ में देखते हुए वहाँ इस 10,000 ने एक तरीके से होड़ शुरू कर दी महिलाओं में। मेरे यहाँ जो मेड काम करती हैं वो सबकी सब उस दौरान, चुनाव के दौरान 3-3 बार बिहार गई हैं। एक बार नाम जुड़वाने, फिर कंफर्म कराने और फिर फाइनली छठ पूजा में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना उसका इम्पैक्ट है। बिहार का रेप्लिकेशन पश्चिम बंगाल में की जाने की कोशिश होगी और वो रेप्लिकेशन धर्म के आधार पर, वो रेप्लिकेशन पैसे के आधार पर और तमाम कारणों को देखते हुए की जाएगी। वहाँ पर कौन कितना कर पाएगा ये एक सवाल है। पश्चिम बंगाल को में एक अलग किस्म की राजनीति होती है। मैं आपका सवाल भी खुद ही दोहरा देता, मतलब वो ले लेता हूँ उसमें कि पश्चिम बंगाल अंतर कैसा है। तो अंतर इस तरीके से है कि पश्चिम बंगाल में एक तरीका नहीं होगा, एक मुद्दा नहीं होगा, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। बिहार में अस्मिता का मुद्दा उतना बड़ा नहीं आया, रोजगार का मुद्दा आ गया। तो वो उसने एक टेम्पो ऊपर किया, उसने जो है बातचीत को ऊपर, अरे रोजगार नहीं है और आदमी को बाहर जाना पड़ता है लेबर को, वो उस पर काम हुआ। उसने फिर बाकी और चीज़ें जोड़ी। जाति निश्चित रूप था और उसमें कोई संकोच नहीं है। आपको अंदाज़ा होगा, मैंने किताब में लिखा है ये, कि बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने 243 सीटों का फॉर्मेट रखा और तय किया कि कुम्हरार से कौन लड़ेगा, कौन सी जाति लड़ेगी, कौन नहीं लड़ेगा, कौन सी जाति। अच्छा, तो हर सीट पर एनडीए के कर्ता धर्ताओं ने ये तय किया कि कौन कौन सी जातियां लड़ेंगी इन पे। फिर उसके बाद ये तय हुआ कि इसको सीट पे कौन लड़ेगा, जेडीयू लड़ेगा, बीजेपी लड़ेगी, चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी, कि कौन लड़ेगा। तो उससे क्या हुआ, उसमें 2-3-4 सीटों पे तो थोड़ा अदला बदली हुई है, लेकिन 243 में फॉर्मूला वो लागू किया गया। अगर ये तय कर लिया गया कि पटना सिटी से कायस्थ लड़ेगा तो कायस्थ लड़ा,
खैर लड़ना ही था। जो अब नितिन नवीन है जो अध्यक्ष बन गए हैं, क्योंकि वो 5 बार से तो खुद ही विधायक हो गए, उसके बाद पहले उनके पिताजी विधायक थे, तो वो सीट उनकी मानी जाती थी। इसी तरीके से अब ये तय हुआ कि साहब कुम्हरार में है, तो कुम्हरार में पहले हमारे सुशील मोदी लड़ा करते थे। सुशील मोदी के बाद ये हुआ कि अब कौन सा होगा, तो और चीज़ें आई, बहुत सारी समीकरण बदले गए, लेकिन फिर तय किया कि नहीं, एक इसको दिया जाएगा, इस जाति को किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें बदली गई। पटना सिटी को लेकर के बदली गई। पटना सिटी में तो खैर वो बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ता थे। अगर मैंने जैसे नितिन नवीन का था, तो नितिन नवीन की एक अलग सीट बिहार में है वहाँ पर, जो उनके पिताजी के साथ साथ चलती चली आ रही वही है वो। तो इस तरीके से जातिगत समीकरण बैठा करके सब जगह पर वो किया गया है। इसको ये हमें ध्यान रखना होगा, और ये अपने आप में पहली बार प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो अब आप समझ सकते हैं कि जाति कितनी महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से और मुद्दे हैं। पश्चिम बंगाल में आप आएंगे तो वहाँ ऐसा नहीं है कि जाति नहीं है वहाँ पर, लेकिन वो अस्मिता का मुद्दा हो जाएगा, वहाँ SC ST का मुद्दा हो जाएगा, वहाँ मुस्लिम एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। 27% वोट है तो वो बड़ा मुद्दा हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले जो 27% वोट यहाँ है पश्चिम बंगाल में, जबकि बिहार में इतना नहीं है, ज़्यादा है लेकिन इतना नहीं है, तो 27% बड़ा भारी मुद्दा हो जाएगा। SIR की बात होगी, SIR में इतनी कटौतियाँ हुई हैं, तो अब उसके बाद में ममता बनर्जी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि वहाँ जो नुकसान होगा बीजेपी का होगा। वो कह रही मथुरा समुदाय का होगा, बीजेपी कह रही नहीं बहुत अच्छा हुआ, मुस्लिम्स कटेंगे तो वो उसका होगा। तो कई फ्रंट खोले जाएंगे, कौन किसको, फाइनली जो सबसे बड़ा होगा, डिलीवरी किसकी सबसे अच्छी रही है और कौन किसकी डिलीवरी कैसे कर सकता है। अब डिलीवरी पर एक बड़ी बात मैं इसको और खोल दूं तो उससे, पश्चिम बंगाल में लड़ाई जो है डिलीवरी की, ममता दीदी जो हैं वो सत्ता के शिखर पर बैठी हुई हैं, और सत्ता के शिखर पर पश्चिम बंगाल पे बैठी हुई हैं, तो वो डिलीवरी देने की स्थिति में है। उनका सरकार में है तो डिलीवरी दे सकती है, पैसा जितना मर्जी में आया कर सकती हैं। बीजेपी के सामने चुनौती होगी कि वहाँ सरकार में नहीं, तो उनके वायदे माने जाएंगे, उनकी डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। लेकिन अच्छी बात ये होगी इनको कि ये कह सकेंगे कि हमने बिहार में करके आए हैं, हम यहाँ करेंगे, हम बैठ करके। तो बिहार का कनेक्शन सीधा सीधा दिख रहा है, जो बिहार का रिजल्ट रहा है उसका। लेकिन आपने जो अभी बात की कि बिहार के चुनाव में जब चयन किया गया उम्मीदवारों का, तो सबसे पहले जाति, उसके बाद पार्टी, और उसके बाद जहाँ के कहीं जो व्यक्ति विशेष है उसकी बात हो रही है। आप राजनीति के इतने बड़े जानकार हैं, तो क्या लगता है कि ये जो पैटर्न है ये सही है? थोड़ा सा हटके सवाल है हमारा, मैं ओवरऑल राजनीति के बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या देश की राजनीति के लिए ये पैटर्न सही है? नहीं, देखिए पैटर्न का तो अब कुछ आप चीज़ें भूल जाइए। ये सब आप लोग जो बातें करते हैं ना कि साहब देश की राजनीति, नैतिकता, पैटर्न, नया दौर, पुराना दौर, हट गया अच्छा है, हो गया बुरा है, एक पैटर्न इस समय काम कर रहा है, जीत कैसे होगी। नहीं, तो वही एग्जैक्टली यही मेरा सवाल है। आपने तो खुद ही बता दिया कि जीत के लिए आप कुछ भी करेंगे अगर, हाँ, तो फिर कुछ कैसे भी सही करेंगे। मानेंगे हर चीज़ को? जितना मर्जी में आए पैसा खर्चा करेंगे, जितना मर्जी में आए हम झूठे वादे करेंगे, जितना मर्जी में आए हम कोई एक भड़काने का काम करेंगे, ये सब होगा। और ये एक आदमी नहीं, सब तरह से होता है। सोशल मीडिया पे इतना बढ़िया शानदार किस्म का झूठ बोला जा रहा है कई टेबल पे, क्यों हो रहा है? कुछ उदाहरण देके बताइए किस तरह का। अब वहाँ पर बिहार का मैं बताऊँ, बिहार में क्या सोशल मीडिया में किया गया कि RJD को पता था कि उसकी इमेज कितनी खराब है जंगल राज को लेकर के। नीतीश कुमार को पता था कि जंगल राज ही एक ऐसा है जो इसका वॉल्यूम अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। जब मैं वहाँ था बिहार में तो मैंने नीतीश जी से मजाक में एक दिन जब उनका मूड थोड़ा ठीक था तो हम लोग मिलते थे, तो उन्होंने कहा नीतीश जी आपके पास एक पुराना ट्रांजिस्टर है ज़रूर बढ़िया। कहने क्या? तो कहने वो ट्रांजिस्टर ये है कि जिसमें जब आपकी मर्जी आए तो जंगल राज बड़ी आवाज़ निकलने लगती है, आप उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। तो वो हंसे, और ये वॉल्यूम पे पहली बार ऐसा हुआ नरेंद्र मोदी भी उनके साथ हुए।
उन्होंने भी जंगल राज जंगल राज जंगल राज कहना शुरू किया। उससे क्या हुआ, लोगों को डर लग गया। लोग कहते थे कि साहब जंगल राज तो हुए 20 साल हो गए हैं, सरकारी बदली हो गई थी 2005 में, तो 20 साल में नए बच्चों को क्या पता रहे। तो भैया वो सही बात थी कि नए बच्चे को हवा में आसमान में नहीं लटके रहते, वो घर में रहते हैं। तो जब मैं बात करूँगा या और लोग बात करेंगे जंगल राज की, तो वो उन तक सुनाई पड़ेगा। उनको अपनी बहनों की, बीवी की चिंता तो होगी ना। तो वो सब वहाँ पर सबको सब कुछ पता था। अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी जंगल राज आएगा। आगे आएगा नहीं, आ गया है। प्रधानमंत्री ने पूरा जंगल राज को महाजंगल राज कर दिया है उसको। सब जितने अत्याचार के आरोप और घटनाएं सब याद दिलाई जा रही हैं, डॉक्टर कार की याद दिलाई जा रही है, जितना बर्बादी वहाँ होती है। और सच बात ये है, पश्चिम बंगाल आतंक के मामले में, हत्याओं के मामले में, बर्बरता के मामले में बिहार से लाख दर्जे आगे है। ऐसा अब ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बर्बरता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, और मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। 2000 में जब मैं पश्चिम बंगाल में कोलकाता में काम कर चुका हूँ मैं, जी। मुझे याद है हम लोग रात की गाड़ी से वापस आ रहे थे। उन दिनों एम्बेसडर कार हुआ करती थी दफ्तर, जिससे 2-3 साथियों को छोड़ करके हम लोग आ रहे थे। तो चुनावी खेल में हमने देखा है कि 3-4 लोग किसी का पीछा कर रहे थे, बाकायदा फरसा लेकर के। फरसा, ओह, आप रूह कांप जाती कि इस तरह होगा। डॉक्टर कार वाले मामले में क्या हुआ वहाँ पर, अभी भी जो हत्याएं होती हैं और जो बहुत ही ब्रूटलिटी के साथ होती हैं, क्रूरता के साथ होती हैं, तो वो हत्याएं जो हैं आपको कपा देती हैं। वो ऐसा नहीं कि गए गोली मार दी चुपचाप बैठ के निकल गया मामला, ना, हाथ पैर काट देंगे, महिलाओं के साथ जिस तरीके का कर देंगे तो हम बात नहीं कर सकते वहाँ। तो वो एक है। अब उस बात को कितने हद तक आप पहुँचा पाते हैं, और उससे भी बड़ी बात है, आप पहुँचा तो देंगे लेकिन उसका काउंटर करने वाला कौन है, और क्या आपकी इतनी हिम्मत होगी कि आप उसका काउंटर करते हुए वोट देने जा पाएंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे खराब अगर पार्ट है तो वो यही है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ, मैं आज, और ये भी बड़ी जिम्मेदारी दे, गुंडई की राजनीति होती है। चाहे वो माकपा की सरकार रही हो, जब उनसे छीनी टीएमसी ने तो टीएमसी की सरकार रही हो, और अब अगर भाजपा की आएगी तो वो कैसे कंट्रोल करेगी, तो उसमें भी उसी तरीके के बाहुबलियों की चाहिए ज़रूरत होगी। तो बाहुबली ये नहीं कि तो फिल्मी वाले बाहुबली, वो बाहुबली चाहिए जो मोहल्ले मोहल्ले में हो। इसका एक उदाहरण, जी। पश्चिम बंगाल अलग क्यों है बिहार से। बिहार में लालू यादव के काल में तो ज़रूर होता था कि आपने घर बनाया तो उसके बाद गुंडे आ जाते थे, या लोकल बंदा चाहता था कि अरे भाई बनाया आपने तो आप ज़रा कुछ दीजिए। पश्चिम बंगाल उससे 2 कदम आगे है। आप 200 मीटर के घर को बनाएंगे तो उसका नक्शा पास कराने के लिए आपको नगर निगम या और बड़ी जो इस तरीके की संस्थाएं, उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी उनको। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको स्थानीय जो पार्षद होगा, स्थानीय पार्षद भी ना हो तो स्थानीय जो लोकल पार्टी का नेता होगा, सत्तारूढ़ दल का, विपक्ष वाले का नहीं, सत्तारूढ़ दल का, उसके नेता के पास जाइए, उसको कागज़ दीजिए। वो कागज़ दे करके वो अपना आपसे बता देगा ये रेट है, 2 दिन में आपको करा के दे आएगा। लेकिन अगर आपने लाइन लग करके काम कराने की कोशिश की, वो नहीं होगा। प्लस वहाँ पर फिर जैसे दिल्ली में भी होता है, दिल्ली में ये है कि आप अपना मकान बना रहे हैं तो नगर निगम वाले या बाकी और जगह लोग जो होते हैं वो पर फ्लोर कुछ ले जाते हैं पैसा, लेकिन वो गुंडई नहीं, मतलब वो आपसी सौदेबाजी करते हैं। वो गुंडई तो नहीं कह सकता मैं उसको, क्योंकि वो देने वाला भी बेईमानी से काम करता है, लेने वाला भी बेईमानी से काम करता है। वो नक्शे के हिसाब से बनाता नहीं है, तभी तो दे रहा है। और थोड़ा आगे पीछे करता है, और
जो छूट देने वाला होता है, जब तुम कर ही रहे हो तो हमको भी दे जाओ, तो वो उस तरीके का होता है। ईमानदार आदमी भी उसमें फंसता है, जो नियम से बनवाना चाहता है वो भी फंसता है उसमें, ऐसा नहीं कि वो नहीं फंसता, फिर उसको भी देना पड़ता है उसमें। यहाँ तो ये तो हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद में ये है कि उस मकान बनाने में जो ईंटा, गारा, पत्थर, सीमेंट जो भी लगेगा वो आपको इंगित कर दी जाएगी दुकान कि आप यहीं से लेंगे, कहीं और से नहीं लेंगे। तो यानी कि जो लागत उसकी आ रही है, जो लागत बाज़ार से मिल रही है या ऑनलाइन से हम कर सकते हैं या बाकी चीज़ कर सकते हैं, उससे वो 15 से 20% बढ़ जाती है वो। तो ये गुंडई है। और वो गुंडई उस तरीके की है कि वहाँ आपने एक बार, मैं किराएदार था, तो किराएदार होने के बाद हर साल आपको उसका रिन्यूअल चार्जेस मकान मालिक को दे ना दें, आप उस लोकल गुंडे को देंगे जो रियल एस्टेट का काम करता है, और वही उसका पार्टी का कार्यकर्ता होता है। तो वो बाकायदा गुंडा होता है। वो सीधा साधा आदमी, रियल एस्टेट का आदमी नहीं होगा वो पूरा सिस्टम चलाता है। यही चीज़ें लगभग इसी तरीके की चीज़ें बीएमसी में, बाकी और जगह नहीं, मुंबई में है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आक्रामक है। वहाँ आपको थोड़ा हो सकता है शालीनता से कहा जाए, शालीनता से करने की बात की जाए, वहाँ आक्रामक है। तो वो बहुत खतरनाक है लेवल वहाँ पर। और मैं इस बात की गारंटी नहीं लेने को तैयार हूँ कि ये सत्ता में जो भी रहेगा वहाँ ये करेगा। पश्चिम बंगाल में माकपा ने यही किया, कांग्रेस ने यही किया, और ये टीएमसी तो कर ही रही है ये पूरी चीज़ें। तो आगे जो पार्टी आएगी तो वो भी उसी आगे भी, क्योंकि उनसे लड़ने के लिए उसी तरीके काम करना पड़ेगा। और फिर कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए भाई एक तरीके से कार्यकर्ताओं को एक काम दे दिया गया कि वसूली करो और मौज करो। अब सवाल ये आता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जो है बिहार से भी बड़ा, जंगल राज शब्द बेशक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन गुंडा राज तो है ही, जंगल राज तो बिल्कुल है। तो इस पे कभी इतनी चर्चा क्यों नहीं होती? फिर बिहार ही बदनाम क्यों है? नहीं, बिहार की बदनामी तो लालू यादव ने एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड करार दिया था उसको। वहाँ पश्चिम बंगाल में ये नहीं होगा कि डॉक्टर को अपहरण कर लिया जाए। और शायद देखिए, ये कई तरीके के खेल हैं जी। पश्चिम बंगाल में अपहरण वगैरह नहीं होते हैं। पश्चिम बंगाल में पकड़ुआ नहीं होता है। आपकी तो शादी बिहार में ही हुई है मेरी जानकारी के अनुसार। तो वहाँ ऐसा नहीं हुआ कि आपके घर वालों ने एक लड़के को लाया पकड़, वहाँ बिहार में होता रहा है ये, उस दौर में हुआ है ये। वहाँ नहीं ऐसा, वो शालीनता, वहाँ वो शालीनता के लेवल होता है जी। समाज के हर मोड़ पर जो काम होता है वो बिहार में होता है। यहाँ पॉलिटिकल लोगों की गुंडई अलग किस्म की होती है जो इलेक्शन को प्रभावित करती है। यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, क्योंकि मुस्लिम यहाँ पर एक बड़े लेवल पे है, तो इसलिए वो किया जाता है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता कह लीजिए या SIR कह लीजिए या और बाकी मुद्दे, घुसपैठिया कह लीजिए, उनकी एक अलग हवाई बातें भी होती हैं और बाकी कुछ चीज़ें उस लेवल पर होती भी हैं वहाँ, तो वो अलग लेवल पर। लेकिन यहाँ समाज के लेवल पर नहीं है। बिहार में वो समाज के लेवल पर है। बिहार में वसूली समाज के लेवल पर हो जाती थी, मतलब यहाँ पश्चिम बंगाल में नहीं। तो कुछ सामाजिक अंतर है, सामाजिक तौर पर वो ज़्यादा भलो मानुष है। इनका जो है वो एक भलो मानुष है वहाँ पर वो। और अस्मिता, प्यार से बात करना, आपसी जब बात होगी तो वैसी ही होगी, लेकिन वसूली के लेवल पे या दुश्मनी के लेवल पे तो क्रूरता ज़्यादा हो जाएगी यहाँ। अच्छा, यहाँ पर चूंकि आप कह रहे हैं कि SIR का जो मसला है वो उतना बड़ा नहीं होगा, कुछ और चीज़ें हैं जो सामने आएंगी, फिर ममता बनर्जी विरोध क्यों कर रही हैं? क्या डर लग रहा है उन्हें? क्यों नहीं करेंगी? जब SIR का मुद्दा जो फुस करा बिहार में, राहुल गांधी ने तो बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की थी उसको, रैली निकाली, पूरा 15 दिन चले। यहाँ ममता अपने से कोशिश कर रही बन जाए वो। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट वोट्स कितने हैं, पश्चिम बिहार से ज़्यादा हैं, दुगने ज़्यादा हैं, और वो वहाँ पर सतर्कता बरतनी थी। तो ममता इसलिए डराने की कोशिश कर रही थी, अपने कार्यकर्ताओं को जगा रही थी कि अपने वोट ना खटने पाए। अपने वोट कहाँ किसके होंगे? ममता के तय बात है, ज़्यादातर वोट जो है मुस्लिम कम्युनिटी के होंगे और मुस्लिम वहाँ पर एक डोमिनेटिंग उसमें है। ममता ये कह रही है कि
तुम्हारे कहा नहीं, लेकिन मतुआ समुदाय जो थोड़ा छितरा रहता है, जो बीजेपी का सपोर्टर मिलते माना जाता है, उसके कट जाएंगे, क्योंकि वो भी बेचारे पढ़े लिखे कम है, तो वो उस पर डरा रही थी। बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। तो ये एक दूसरे को डराने का खेल होता है। ये खेल यूपी में भी चल रहा है आजकल। कहा जा रहा है सर में तो वोट अखिलेश यादव के कट जाएंगे, योगी जी कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा के वोट कट जाएंगे, बीजेपी के वोट कट जाएंगे। तो ये एक काउंटर पॉलिटिक्स होती है जिसको खेला जा रहा है। जी, एसआईआर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मुद्दा आता है जो आपने खुद भी जिक्र किया, हिंदू मुसलमान का, जो कि बंगाल चुनाव में हमेशा से अहम रहा है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब मुस्लिम वोट्स की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी या एनडीए के पक्ष में उस तरह से नहीं दिखता है। तो फिर कैसे समझें कि ये जो आने वाला चुनाव है इसमें एनडीए या फिर बीजेपी बिहार के बाद बंगाल में भी जाके गर्दा उड़ा सकते हैं? देखिए, गर्दा उड़ाने की कोशिश कर सकती है। अभी तो सिर्फ मैं इतना ही शब्द इस्तेमाल करूँगा। मेरा बहुत साफ मानना है, वो डॉन फिल्म का एक डायलॉग है ना, तो उसको मैं यहाँ ट्रांसलेट कर देता हूँ। ममता को हराना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। तो डॉन में तो अब मुश्किल पहले हो जाता है कि पकड़ना नामुमकिन, मतलब मुश्किल है वो। यहाँ ये है कि ममता को हराना नामुमकिन नहीं, तो मुश्किल बहुत है। इसी वजह से मुश्किल बहुत है। तो ममता के पास सत्ता है, देने के लिए पैसा है, सरकारी खजाना है, मुस्लिम वोट बैंक है, और जो वोट परसेंटेज बीजेपी और आईएनडीआई या ममता का मान लीजिए है, उसमें अंतर 10% का है। बीजेपी को जीतने के लिए 5+% और ऐड ऑन करना होगा। लोग कह सकते हैं कि कैसे कर लेगी बीजेपी, तो पिछली बार कितना था, तो वो 47-48% उनका था, 38% इनका था, 9% का अंतर था। तो 9% में 5% जोड़ना उस पार्टी के लिए क्या संभव है जो एक माना जा रहा है कि ठीक ठाक स्थिति पहुंच चुकी है? संभव क्यों नहीं है? जो पार्टी 3 सीटें से 77 सीटों पर पहुंच सकती है, तो 77 से वो 294 के आधे पे तो पहुंचने की कोशिश कर ही सकती है ना वो। ममता के साथ दिक्कत ये है कि ममता बिल्कुल एक एक्सट्रीम पर है। ममता 213 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। पिछली बार भी लगभग वही था, 1 सीटों का फर्क था, इस बार भी वही है। अब उनको गिरना ही गिरना है। गिरेंगी कितना ये देखना है। एंटी इनकम्बेंसी 3 टर्म की है साहब। अब लेकिन 3 टर्म को मैं बहुत महत्व नहीं मानता। वहाँ तो डर थे या इतनी क्या हिम्मत होगी बंगालियों में कि जो सचमुच बड़ा फैसला कर सके अपने मन का, ये देखना होगा। मेरे लिए एक बीजेपी जीते या टीएमसी जीते बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्या बंगाली उसमें सक्षम होगा कि अपने मन का फैसला कर पाए, ये देखना होगा जी। और इसमें क्या चुनाव आयोग पूरी तरीके से सतर्क रहेगा, सतर्क रह पाएगा? बिहार में जो चरणों में चुनाव थे वो कम हुए। पश्चिम बंगाल में देखिएगा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पुलिस फोर्स पूरी रखी जाएगी और पूरी निगाह रखने के लिए, क्योंकि आतंक का लेवल तो बिहार के 2000 के चुनाव का और अभी का वहाँ का है पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ पूरा रखना पड़ेगा, तब कहीं काम चल पाएगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल होने जा रही है ये चुनाव की डगर जो है वो। अब बंगाल में ममता जो है वो 260 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दुर्गा आंगन नाम से प्रोजेक्ट बना रही हैं। तो क्या इसके पीछे भी तुष्टीकरण मेन वजह है? देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि इनके पास खजाना है। जी बिल्कुल। जो महिलाओं के लिए योजनाएं उन्हें शुरू करनी है, तो अभी तो वो 1000 ही रुपया दे रही हैं। चुनाव में भी 3 महीना बाकी है। 3 महीने में वो कुछ सब कोशिश करेंगी जो बीजेपी कर सकती है। तो अब वो कोई योजना निश्चित रूप से उसी की नकल में नहीं उतारेंगे कि महिलाओं को एक मुश्त 8-10 हज़ार रुपया दे दिया जाए। आप समझ रही ना? तो वो एक मुश्त 8-10 हज़ार रुपये देने की बात, लेकिन कैसे करेंगे ये देखा जाएगा। जी।
भारतीय जनता पार्टी का देखिएगा, ये भी मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, घोषणा पत्र जो है टीएमसी के घोषणा पत्र के बाद होगा, क्योंकि उनको तो घोषणा ही करनी है, उनको तो देना नहीं, इनको तो डिलीवरी करनी है, तो इनको देना होगा तो चुनाव के 1 महीने पहले करना होगा। भारतीय जनता पार्टी जो करेगी उनसे बड़ा दिखाएगी और ये दावा करेगी कि हम यहाँ कर चुके तो आपको आगे भी करेंगे। तो महिलाओं को रिझाने की पूरी कोशिश होगी, और वो कोशिश गरीब महिलाओं को ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ गरीबी ज़्यादा है, ज़्यादा निचले लोगों को वो होगा, तो वो एक निश्चित रूप से वो लड़ाई अलग किस्म की होगी। वहाँ योजनाएं हैं और काफ़ी काम कर रही हैं योजनाएं, ऐसा नहीं कि योजनाएं नहीं काम कर रही हैं। और डीबीटी नाम की से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात है, वो बहुत अच्छे से वहाँ चल रहा है। तो वहाँ क्या सब जगह अच्छे से चल रहा है, जो भी कर रहा है वो सबसे अच्छे से चल रहा है। राज्य सरकारों की वित्तीय सेहत पे क्या असर पड़ रहा है ये एक अलग सवाल है, लेकिन चल सब जगह रहा है वो। और इस समय अगले, मुझे लगता है जब तक वर्ल्ड बैंक या केंद्र आपसी सरकार, आपसी तो आपस में तो यहाँ कुछ नहीं होना है इस देश में, राजनीतिक दल किसी एक मुद्दे पर आपस में कभी नहीं एकमुश्त होंगे, चाहे वो एक देश एक चुनाव हो। Actually, किसी को जनता की या देश की पड़ी ही नहीं है ना। देश की क्यों पड़ेगी, सत्ता की पड़ी है, अपनी पड़ी है। और उससे ज़्यादा फ़ायदा हम लोग ये सोचते हैं कि नेता चुनाव में क्यों इतना सरपटौल करते हैं, तो वो वही बजट नहीं होता है, उस बजट के पीछे जितने राज्य सरकारों के संसाधन हैं वो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, कुछ हद तक कुछ चीज़ों पे जनता का काम किया जाता है, लेकिन आज एक एक चुनाव जो है, पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है सबसे सस्ता माना जाता है। मैं आज से 25 साल पहले था, तो 25 साल पहले 2-3 लाख में चुनाव हो जाता था, आज वही चुनाव वहाँ 2-3 करोड़ों में होगा। बिहार में तो हो ही गया, शायद उससे भी ज़्यादा। जी, बिहार में तो हो ही गया। बिल्कुल। और प्रशांत किशोर नाम के सज्जन ने जो काम शुरू किया है, वो तो उसकी बात तो और ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक उनका तो ये रहा है, किताब में मैंने इसका जिक्र भी किया है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी का वो चाहे कहीं पे भी चुनाव लड़ाते रहे हो, चाहे पश्चिम बंगाल में भी किया उन्होंने, 1 करोड़ रुपए पर कॉन्स्टिट्यूंसी उनका खर्चा आता है उसका। तो अब इन योजनाओं का भी ठीक ठाक तरीके से उसमें बढ़ोतरी होनी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि राज्यों की वित्तीय सेहत कैसी होगी या बाकी और काम होंगे नहीं होंगे। बात हम लोग बहुत बड़ी बड़ी करेंगे कि शिक्षा हो, सड़क हो, सड़क तो खैर बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा काम हो रहा है, तो वो दिखेगा आपको, केंद्र से हो राज्य से हो, आदमी को काम होने से मतलब है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पे उतना बड़ा काम ऐसी योजनाओं के चलते से बहुत कम हो पाएगा। जी, ये जो फ्रीबीज़ वाला मामला है जो कि आप कह रहे हैं कि हमने बिहार में देखा, उससे पहले हमने दिल्ली में देखा, उसके बाद अब बहुत मुमकिन है कि बंगाल में भी वैसा कुछ देखने को मिले। हो सकता है कि आप कहेंगे कि क्या फिजूल का सवाल पूछ रही हैं, जो आपने कह ही दिया कि क्योंकि सबके तो एक ही मकसद है, जीतना है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये इस तरीके से मुफ्त में पैसा बांट देना, ये अगेन एक गलत ट्रेंड बन रहा है? देखिए, मैं इस पर थोड़ा डिफर करता हूँ। एक हद तक गरीब आदमी को पैसा दिया जाना चाहिए, डीबीटी में पैसा जाना चाहिए, सीधे जा रहा है। कम से कम राजीव गांधी का 15 पैसा तो नहीं जा रहा रुपए का, 85% बिचौली खा रहा है। इस समय तो लगभग 100% पहुंच रहा है उसके पास में। बीच में हो सकता है एक आध बार जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो तो मुश्किल होती हो थोड़ी, उसमें कुछ पैसा खर्च हो जाए, अदरवाइज नहीं होता है। फिर वो पैसा जाता कहाँ है? हम यहाँ इस समय यहाँ बैठे हैं एसी में, इतने बड़े स्टूडियो में, आप कहते हैं साहब टैक्स हम देते हैं और पैसा वहाँ चला जाता है। तो भाई आप इस स्थिति में बैठे हो तो वो किसके बल पे बैठे हो? वो किसी मजदूर की बनाई हुई सड़क के ऊपर से हो करके आते हैं। ये मकान बनाया ये थे कारीगर ने, आपसे कह दिया जाए कारीगर आप नहीं करें, कारीगर कर दे, आप करें तो आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उनका पैसा उनसे जब हमने उनकी मेहनत से हमने कमाया है तो हमें थोड़ा हिस्सा उनको दिया जाना चाहिए। और ये ठीक है कि काम वो करें उस पर। मनरेगा थी, मनरेगा महा बकवास योजना मैं मानता हूँ। पूरा पैसा उसमें मतलब गांव में लूट खसोट में जाता था, गांधी जी का नाम हो या अंबेडकर जी का नाम हो, ज़्यादातर योजना का पूरा पैसा वो लूट खसोट में जाता था। कहाँ गड्ढा खुद रहा है, कहाँ नहीं खुद रहा है, ज़रूरत है नहीं है, ये पता ही नहीं होता था। पैसा प्रधान और XYZ में बढ़ जाता था ज़्यादातर। हाँ, बढ़ता था तो कुछ मिलता था तो उसमें प्रधान को भी मिलता था, बढ़ता ज़्यादा था।
जिसकी जरूर, मैं कह रहा हूँ अगर वो आज की तारीख में तय कर दीजिए इस गांव में 15 आदमियों को डीबीटी से मनरेगा नाम फिर खोल दिया जाए, उसमें दिया जाएगा, वो ठीक है। इसमें ये बवाल जरूर हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना देगी, केंद्र सरकार कितना देगी, लेकिन अब ये योजना कैसे चलती है आगे, जी राम जी जो है वो कैसे चलती है आगे पता लगेगा। लेकिन गरीबों को अगर पैसा मिलता है तो बाज़ार में आता है, बाज़ार में आता है तो आपकी इकॉनमी ठीक होती है, वो उनकी कुछ मुश्किलें कम होती हैं। आप उनसे काम लें, आप सुनिश्चित करें कि हाँ हम बिल्कुल फ्री में नहीं देंगे, आपको ये करना होगा। सोसाइटी का काम करें, बाकी और काम करें, कुछ तो उस पर निगरानी तंत्र रखें, ये होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल एक उनको समृद्ध करने की योजना में है, तो इसी तरीके से तो गरीबी से हम उठ रहे हैं अपने, हम उससे नहीं उठ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हमारे जो मापदंड हैं हम दे करके ज़्यादा उनको दे रहे हैं, इससे ज़्यादा उठ रहे हैं। जी, अब वापस आते हैं बिहार और बंगाल की तरफ, क्योंकि बिहारियों को लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो सुर है वो हमेशा से बगावती तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत पक्ष में नहीं रहा। खुलम खुला विरोध करती रही हैं, कभी कहती हैं कि फर्जी वोट बनती हैं, विरोध में भी मतलब हमेशा से रही है कि कहीं ना कहीं पसंद नहीं करती हैं बिहारियों को उस तरीके से। और अभी तो रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि उनके भांजे अभिषेक बनर्जी ने, जो आपके बिहार के सांसद हैं गिरिराज जी, उनको जो है सांप बोल दिया, उन्होंने पलट के उनको शेषनाग बोल दिया। तो मतलब इस तरह से दोनों चीज़ें साथ में दिख रही हैं, एक बिहारियों का विरोध और एक वर्बल जो मतलब निचला स्तर बातचीत का या कटाक्ष का या कमेंट का। जी, पश्चिम बंगाल को जो जानता है वो जानता है, और कोलकाता को जो जानता है वो जानता है कि जितनी वहाँ मूल रूप से काम करने वाले लोग हैं वो बिहारी हैं। बेसिक वर्कर, लिफ्ट चलाने वाले से लेकर के, घरों में काम करने वाले को लेकर के, और जितने भी मारवाड़ीज हैं वहाँ पर उनकी फैक्ट्रियों में उनका काम धंधा देखने वाले बहुत सारे बिहारी हैं। 50% तो बिहारी, बाकी और राज्यों से, यूपी और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह से होंगे। बंगाल का खुद का आदमी इतना लेबोरियस नहीं होता है, वो उसे दोपहर में 3 घंटे आराम की जो आदत है वो ख़तरनाक है। 25 साल पहले मैं भुगत चुका हूँ। 12 बजे मैंने कहा अकाउंट का खाता खोल दीजिए मेरा, वो दिन लंच होगा, लॉन्च हो रहा। अब लंच होगा 2 बजे, लेकिन लॉन्च उनकी तैयारी पूरी हो जाती है, तो बड़ा ख़तरनाक रहा है वहाँ पर। तो काम की संस्कृति बहुत मजबूत नहीं रही है, अब धीरे धीरे ख़त्म हुई है, कम हुई है, ख़त्म भी नहीं कम हुई है। तो लेबर तो यहाँ का ही जाता था, और उनको मुझे पता है ये आदमी जो है हमें नहीं सपोर्ट करता, तो इसलिए वो उसको करती हैं। जबकि सीट निकालनी हो, क्यों अगर यही है तो फिर क्यों आसनसोल से इनको लेके गई हैं शत्रुघ्न सिन्हा को, या हमारे क्रिकेटर खिलाड़ी को यूसुफ पठान को क्यों वहाँ लेके गई हैं, या और लोगों को, बिहारियों को क्यों बनाए। तो जहाँ बिहार डोमिनेटेड जनसंख्या है, चाहे वो हावड़ा हो या बाकी और जगह हो, तो वहाँ उन सब जगह पर उनका इस्तेमाल करना है उनको। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप हल्का फुल्का ये वैसे ही है जैसे पश्चिम महाराष्ट्र और बिहार का होता है वो। मतलब आपके बिना चलेगा भी नहीं मामला। हाँ, और आप जो है आपको हम स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो वो है, सब राजनीति का खेल है जितना, जबकि वो सब वहाँ पर पश्चिम बंगाल को बनाने में, मूल रूप से बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है पूरा। और आपको एक और मतलब मेरे ख्याल से अंतिम चीज़ आपको बतानी होगी मुझे, बिहार का कल्चर देखिए। जब आप वहाँ दुर्गा पूजा होता है ना, मेरे तो जब मैं सुनता हूँ तो उसको सुनते ही मेरे मन में एक बहुत अच्छी सी भावना होती है और रोए कई बार खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि महिलाओं को वहाँ 4 साड़ियाँ चाहिए होती हैं, जो लोअर मिडिल क्लास में और मिडिल क्लास में होता है, और लोग होते, तो बंगाली सब जो है वो पैसा उधार लेता है। किससे लेता है? वो लिफ्ट वाले से लेता है। अच्छा, हाँ, वो और जो काम धंधा उस तरह का उनसे लेता है, वो उनको महीने के सूद पर देता है और बढ़िया सूद उठाता है वहाँ उनसे। तो वो वहाँ पर सूद का काम भी करते हैं। तो ऐसा नहीं, ये बताने के पीछे ये है कि वो उनके बिना काम चलना मुश्किल है उनका। तो बिहारियों का के बिना उनका काम चलना मुश्किल है। तो इसलिए हाथ से, और जो डिवाइड एंड रूल वाली भी स्थिति है उसको भी मतलब रखने के लिए राजनेता वहाँ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जी।
अब सब सारा तो डिस्कशन हो गया कि क्या इम्पोर्टेंट है, किधर क्या संभावनाएं बन सकती हैं बिहार चुनाव में, लेकिन एक सवाल बहुत अहम है कि जब ममता को वापस सत्ता में आना है तो मुस्लिमों का वोट बहुत ज़रूरी है कि वो पाएं। अब मुसलमानों का वोट दीदी को कैसे मिलेगा? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। 27% वोट है। 27% वोट को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों को कर सकती है या करा सकती है या उनको उकसा सकती है कि तुम भैया काम करो। वो काम शुरू हो चुका है। कहा जाता है कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब भाई साहब जो हैं, जो काम उन्होंने बिहार में किया वो यहाँ पे करेंगे। वहाँ बिहार में तो एक असदुद्दीन ओवैसी थे, यहाँ 4 लोग हैं। थोड़ा डिटेल में बताइए। असदुद्दीन ओवैसी हो गए, हुमायूं कबीर ताज़ा आदमी है। जी जी। उसने जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बनाकर, तो बाबरी मस्जिद से क्या बनाने से क्या हुआ, एक जो लोअर क्लास का मुस्लिम है वो धड़ से उधर जाएगा, जिसको लगता है कि मुसलमान और मुसलमान के हित में, और वो चला जाएगा। एक मोहतरमा है नूर, जो राज्यसभा की सदस्य थी टीएमसी में, तो वो करेंगे कुछ खेल। ये नूर हैं कौन? मालदा की, जो अपने मालदा से जो 8 बार के एमपी रहे हैं, गफ़ार, पूरा नाम इस समय अचानक दिमाग में नहीं आ रहा है, उनके परिवार की हैं। तो वो वोट बैंक उन्होंने क्या किया कि वो अलग किस्म से काम कर रही हैं और कांग्रेस में जाने की बात कर रही हैं। वैसे कांग्रेस में जाना अपने आप में बहुत, कितनी अक्लमंदी मैं नहीं कह सकता, जिसके पास में पल्ले ही कुछ नहीं हो कांग्रेस के पास में 2 पॉइंट समथिंग वोट, 6% है, 2.6% वोट था पिछली बार कांग्रेस का वहाँ पर। और तो छोड़ दीजिए, जिसकी सरकार थी वामपंथियों की, उनके पास एक सीट नहीं थी वहाँ पर। तो एक वो हो गई, एक और इसी तरीके से हैं साहब। तो ये सब लोग अलग अलग अपनी पार्टी बना करके, अलग अलग किस्म से करके, ये पार्टी ना भी बना रहे हैं तो कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो उससे कटेगा वोट कहाँ से? तो ममता ही का कटेगा ना। कितना कामयाब होते हैं या होती हैं ये देखना होगा। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये होगी कि मुसलमानों के समुद्र में से एक एक बूंद निकाला जाए। 8 और ऐसी जगह खड़ी करनी होगी तो करना पड़ेगा उनको, वो पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको 5-6% वोट एक्स्ट्रा चाहिए। अगर वो 1-2% वोट भी, 3% वोट भी इधर का उधर करा देते हैं तो बाकी वो अपने संसाधनों से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिक्कत और भी है, बहुत मुश्किल काम है। वहाँ टोटल वोट, जो पड़ने वाला वोट होता है, वो 80 से ज़्यादा हो जाता है। तो कितना और बढ़ा लेंगे उसको आप, और कितना ममता से नाखुश लोगों को ले आ पाएंगे? फ्लोटिंग वोट कितना होगा जी। तो ये आसान नहीं है। ममता के लिए सब है कि इसका उल्टा करना पड़ेगा उन्हें। बढ़ा ना पाए तो रोके रखना। ममता के सामने चुनौती ये नहीं कि बढ़ाएं, ममता के सामने चुनौती है कि जो वोट बैंक है उसको रोके रखें। कितना कामयाब होती हैं ये देखना पड़ेगा। जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जो बातचीत हमारे साथ की है उसमें काफ़ी हद तक जो बंगाल चुनाव की संभावनाएं हैं, जो हो सकता है, ममता बनर्जी के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं और वो कैसे उसे आसान बना सकती हैं, ये भी आपने हमें बताया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। मैं तो कह रहा हूँ, देखता हूँ कि मैं गर्दा कौन लगातार उड़ा सकता है। क्या चौथी दफ़े ममता उड़ा पाएंगी, या ये कि सचमुच इतनी सारी बालू मोरंग भारतीय जनता पार्टी इधर उधर से ला करके इतनी उड़ा देगी कि वो उड़ा पाए, माहौल बना दे। संभावनाएं तो बहुत सारी हैं। जी जी, लेकिन ये तो तय है कि कोई ना कोई तो गर्दा उड़ाएगा। गर्दा तो उड़ाएगा ही और उड़ेगा भी। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, और पर्टिकुलरली जिस आदमी पे निगाह मेरी रहेगी वो है अमित शाह, जो किस तरीके से रणनीति करते हैं, लगाते हैं, कितना दिन देते हैं। बिहार में उन्होंने 19 दिन दिए थे चुनाव के दौरान में, अब कितना करते हैं और कैसे करते हैं ये देखना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।